नमस्कार। G20 का समिट जोहानिसबर्ग में हो रहा है, आप सभी जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। और इसके लिए इसको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी निकल पड़े। विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आ रही है। ये राजनीतिक बातें। मेन बात यहां पर जानने योग्य यह है कि डोनाल्ड ट्रंप या मैं कहूं अमेरिका सीधा इस समिट से अपने आप को अलग कर लिया है। और यदि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूं तो इसने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया है जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना करते नहीं है उतना वो बोल देते हैं और उनके बोलने से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रंग भेद नीति अफ्रीका में कभी एक जमाने में होती थी, जिसे आप अपार्थाइड कहते हैं। माना जाता है 1948 के आसपास वहां पर श्वेत लोग गए, व्हाइट यानी गोरे लोग गए, वहां के पर कालों पर शासन किया और उनको उनके साथ बहुत बड़ा शोषणकारी और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसको मनगढ़ंत बना करके पेश किया गया। पहली बात तो ये दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। और दूसरा, आज के तारीख में जो वहां पर थोड़े बहुत व्हाइट लोग रहते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा है। और इसी का विरोध है मेरे अंदर। और इसी विरोध के कारण मैं साउथ अफ्रीका अटेंड नहीं करने जा रहा हूं G20 की बैठक में। इसका मतलब क्या वो जिंदगी में कभी भी साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, या उनके विदेश नीति से साउथ अफ्रीका नगारत हो गया, या बात कुछ और थी, मोदी के साथ मिलना पड़ता इसलिए शायद ऐसा उन्होंने किया? लगता नहीं है ऐसा होगा। लेकिन जो भी हो, बड़ा बेतुका सा उन्होंने बयान दिया है इस पर डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, यहां पर कुछ बातें और भी है। ठीक है, मोदी जी जा रहे हैं जरूर G20 अटेंड करने के लिए भारत की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा अब खिलाड़ी G20 के मंच पर अमेरिका चूंकि अब नहीं है तो चाइना हो गया। और चाइना की ओर से जो सी जिनपिंग, जो वहां के राष्ट्रपति हैं और ऑल इन ऑल है, उन्होंने अपनी ओर से ली को भेजा, यानी प्रधानमंत्री को भेजा है कि आप जाइए, उसको अटेंड कीजिए। जी हाँ, काफी उम्र भी हो गई है सी जिनपिंग की, तो अब वो थोड़ा सा इधर भी देखा गया है कि वो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, कम जाते हैं विदेशी दौरे पर। तो एक प्रश्न उठता है और अल जजीरा ने इसको बड़ा अच्छा कोट किया। इसने कहा है कि ट्रंप की अनुपस्थिति में, या मैं कहूं अमेरिका की अनुपस्थिति में, क्या आगे चलकर के चीन को ऐसा एक अवसर मिल गया G20 के मंच पर कि वह अब विश्व का नेतृत्व हासिल कर सकता है? क्योंकि G20 एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें विश्व के 20 सबसे शक्तिशाली देश हैं। और साथ साथ आपको पता होगा कि 2023 में जो भारत में G20 का समिट हुआ, उसमें अफ्रीकी यूनियन के सारे सदस्यों को, जो अफ्रीकी यूनियन एक संगठन है जिसमें अफ्रीका के ऑलमोस्ट सारे देश हैं, उसको भी मेंबर बना लिया गया। तो अब तो देशों की संख्या तो बहुत हो गई। वैसे समूह और देश मिला दिया जाए तो 21 सदस्य हैं आज के तारीख में। और यही कारण है कि पहली बार अफ्रीका में G20 का सम्मेलन हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में। और इस सम्मेलन का बहिष्कार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जाना और उसकी जगह पर चीन जैसे शक्तिशाली देश का वहां पर उसी परिस्थिति में रहना, अपने आप में इस बात को बताता है कि चीन अब धीरे धीरे इस मंच का प्रयोग या ऐसी परिस्थितियों का प्रयोग अमेरिका से लीडरशिप को अपनी ओर करने के लिए माहौल बना सकता है। और यह बताता है कि आगे चल करके चीन नेतृत्व हासिल कर लेगा। देखिए, बकनेल विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जिकुन झू। उन्होंने ऐसी बातें अल जजीरा को बताया कि अमेरिका चीन को अपना वैश्विक प्रभाव बढ़ाने का मौका दे रहा। मतलब आप जो वहां पर नहीं गए, आपने चीन को मौका दे दिया कि चीन अपना ग्लोबल प्रभाव बढ़ाए। ठीक है, और इससे आपको लाभ नहीं, आपको हानि ही होगा। यूनाइटेड किंगडम में एक इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम ले लेता हूं, इंग्लैंड के इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। यहां पर भी एक राजनीतिक शास्त्री है जिंगू। उनका कहना है कि चीन, अमेरिका यदि चीन नहीं जाता है, G20 को समिट को अटेंड नहीं करता है, तो अपने आप चीन ऐसा नहीं है कि विश्व का नेतृत्व करता बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह खुद ही बन जाएगा। लेकिन इससे चीन के लिए शासन में खुद को अधिक स्थिर, विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करने का स्पष्ट स्थान बनाता है। मतलब कि लोग चीन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपका पता नहीं है, क्योंकि
ये जो शब्द कहा गया इस पर गौर कीजिए। ये बोलते हैं कि विश्वसनीय भागीदार। अमेरिका का भरोसा नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, पता लगा आप अटेंड नहीं किए, आप शामिल नहीं हुए। चीन ऐसे मंचों पर जा करके, जहां पर आपको पता होगा कि G20 में इस बार जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो ग्लोबल वार्मिंग ही है, ग्रीन एनर्जी है, जिससे अफ्रीका के देश बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। वहां प्रदूषण है, वहां पर ऊर्जा की बहुत बड़ी मांग है, ग्रीन एनर्जी उनकी जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग से वह पूरा महाद्वीप बहुत पीड़ित है, कई सारे उसके छोटे मोटे द्वीप डूब रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब G20 का समिट वहां होता है और अमेरिका वहां नहीं जाता है तो लोग उस पर कैसे भरोसा करें, खासकर अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट के देश हैं वह। और साथ ही साथ अब जो अन्य 19 देश हैं, जिसमें चाइना भी एक है, यदि उसको छोड़ दिया जाए और भारत जैसे देश जो चाइना पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, तो उनके लिए चीन एक विश्वसनीय भागीदार बन जाता है, ऐसा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के प्रोफेसर का मानना है। जू एक बात और भी कहते हैं कि अफ्रीका और कम से कम यदि चीन की बात की जाए तो यह मंच अफ्रीका में चीन के प्रेजेंस को तो बढ़ाएगा ही, और अमेरिका के प्रेजेंस को जो बहुत कम हो गया उसको और घटाएगा। और ये इस रूप में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश के बीच जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के पूरक है, न कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, कंपिटेटिव नहीं है सर। मतलब मान लो कि सबसे बड़ी बात, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देखो आज के दौर में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ी मांग है वो ऊर्जा की है, और इसके लिए सोलर पैनल्स वगैरह की मांग बहुत ज्यादा है वहां पर, और चीन विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो यदि देखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मंच अब सीधा छोड़ दिया गया है चीन को खेलने के लिए। क्योंकि देखो यहां पर आप कहेंगे फिर भारत क्या, देखो भारत की इकोनॉमी अभी भी हम 5 ट्रिलियन के आसपास में, चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमारे कंपेयर में कहा जाए तो वो बहुत ज्यादा है, वो 18-19 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। तो वाजिब है उस तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा कंट्रियां अट्रैक्ट होंगी, खासकर गरीब कंट्री। आगे और भी सुने चीन के लिए क्या क्या बातें और कहा गया, इस बात को भी जरा समझा जाए। झू जो है, जो खासकर मैंने जो बात कही कि वो अर्थशास्त्री है कहाँ के, इंग्लैंड के, उन्होंने एक बात और भी दिया, बोला कि अमेरिका का नहीं आने से इस धारणा को और पुष्टि होता है कि अमेरिका बहुपक्षवाद और वैश्विक समस्याओं के साझा प्रबंधन से पीछे हट रहा है। देखिए मंच तैयार था ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, और आप केवल नस्लवाद की भावना को लेकर के और पता नहीं क्या क्या बात करके एक तो आपने पक्षपाती रवैया अपनाया, और लगता है कि जो विश्व के सामने समस्याएं हैं, ग्लोबल समस्याएं, ये आप उससे पीछे हट रहे हैं। और चीन जैसे शक्तिशाली देश का वहां प्रेजेंट होना, ये अपने आप में देश और देशों को उनके प्रति और विश्वसनीयता को जगाता है। आगे देखिए, इस संदर्भ में चीन को खुद एक अधिक विश्वसनीय और स्थिर शक्ति के रूप में पेश कर सकता है। वाजिब बात, आप समझ सकते हैं इस बात को। आगे देखिए, और दूसरी तरफ जो महासभा का सम्मेलन सितंबर में हुआ था, चीन की तरफ से चीन के प्रधानमंत्री ली गए थे। उन्होंने कहा था कि वैश्विक जगत में समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जो उनको दिखती है वो है जलवायु परिवर्तन। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने के लिए सामूहिक कार्रवाई आवश्यकता है। हम एकजुट होकर ऐसे टेक्नोलॉजी को उपयोग करेंगे, खोजेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्याओं कम किया जा सके। यहां पर ये बात कहते हैं 80वें जो महासभा का सम्मेलन था इस साल, और यहीं पर ट्रंप एक टिप्पणी देते हैं और इसके विरुद्ध बिल्कुल है, एकदम जस्ट अल्टर दिया उन्होंने। अपने भाषणों में कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब तक सबसे बड़ी धोखेबाजी कहकर उन्होंने संबोधित कर दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात। मतलब एक तरफ चीन विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं को अपने कंधे पर लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो वाजिब बात है विश्व उसकी तरफ आकर्षित होगा, खासकर गरीब और छोटे देश जहां पर ये सब समस्याएं विकराल रूप धारण कर चुकी है। वहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का ये सब कहना कि जलवायु परिवर्तन बकवास है, बेवकूफ है, मजाक है और कुछ नहीं, तो ये अपने आप में बहुत कुछ को बयां करता है। आगे देखिए, दूसरा बात, कुछ पर्यवेक्षक जो है उन्होंने क्या क्या कहा, जरा देखा जाए। कुछ पर्यवेक्षकों का मानना यह भी है, खासकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में उनका मानना है
कि इस घटना के बाद अमेरिका कम से कम अफ्रीका से अपने प्रेजेंस को और कम कर देगा, क्योंकि वहां पर जैसा कि मैंने आपसे बकायदा पहले ही कहा कि वहां पर एनर्जी की मांग बहुत जबरदस्त है, खासकर सोलर पैनल की मांग बहुत जबरदस्त तरीके से है। ठीक है, और इसको पूरा करता हुआ यदि कोई दिख रहा है तो चाइना दिख रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ये भी देखेंगे, जरा इस बात को समझेंगे कि जून 2025 तक 12 महीनों में अफ्रीका में, चीन में, यदि आप इसको पुष्टि करता हुआ चीजों को देखिएगा, यदि आप इसको पूरा का पूरा प्रूव करता हुआ चीजों को देखिएगा, तो आप साफ देखिएगा कि जून 2025 तक 12 महीनों में अफ्रीका में चीन से सोलर पैनल के आयात का 60% का भारी वृद्धि देखी गई। मतलब एक तरफ लगातार चीन प्रतिबद्ध है जलवायु परिवर्तन को कम कर, जो भी समस्याएं है उसको कम करने में और ग्रीन एनर्जी को विकास करने में, जो दिखा रहा है चीन कम से कम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही चीन, इससे चीन को तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन वह विश्व की नजर में कैसा दिख रहा है? वो विश्व की नजर में दिखा कि देखो मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जैसे देश में जो अति पिछड़ा है, मैं उसे सोलर पैनल लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ये दो चीजों को बताता है, विश्वसनीयता, स्थिरता, साथ ही साथ यह बताता है चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, इसको भी यह बताता है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपसे बात कहा, चीन ने अभी हाल ही में जाम्बिया में, आपको पता होना चाहिए, जाम्बिया में के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया है, खासकर तांबा के खनन के लिए, और माना जा रहा है और तांबा के खनन के लिए एक बहुत बड़ा समझौता किया है। और लगभग ली जो प्रधानमंत्री है चीन के, वो जाम्बिया गए थे 28 वर्षों के बाद, किसी चीनी प्रधानमंत्री का पहला बार यात्रा वहां पर किया गया। ये बता रहा है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव ऐसे क्षेत्र में, ऐसे महाद्वीप में जहां अमेरिका लगभग शून्य हो चुका है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो जाम्बिया को आधिकारिक ऋण देने वाला सबसे बड़ा यदि कोई देश है, चीन है, लगभग 5.7 अरब डॉलर का ऋण दे चुका है। हाल ही में जाम्बिया, आपको एक और चीज बता दें, लगभग वर्ष था 1970 में जाम्बिया और तंजानिया के बीच में लगभग 1860 किलोमीटर लंबा एक रेलवे ट्रैक बनाया गया, जो बहुत जर्जर अवस्था में चला गया। चीन ने बहुत तत्परता दिखाते हुए इस रेल लाइन को बहुत अपग्रेड किया, अपना पैसा लगाकर चीन ने उसको अपग्रेड किया है, और वो लगभग अब समाप्ति की कगार पर है। तो ये सब चीजें चीन को कहीं ना कहीं अफ्रीका ही नहीं, पूरे ग्लोबल स्टेज में एक परफॉर्मर के रूप में आगे प्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि अफ्रीकी महाद्वीप में ही यह सम्मेलन हो रहा है और अमेरिका यदि यहां से गायब है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बता रहा है कि अमेरिका बहुत कुछ अब खोने वाला है विश्व राजनीति में, तो कम से कम हम कह ही सकते हैं। और देखिए, कुछ बातों को और भी जरा समझा जाए। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में आपको कुछ और बातों को जरा बताया जाए, कैसे चीन धीरे धीरे इन सारे मंचों का प्रयोग करते हुए अमेरिका के नेतृत्व को बहुत बड़ी चुनौती देने जा रहा है। जरा इसको भी समझिए। जहां एक और आपको पता है अमेरिका ने 22 देशों में टैरिफ को बहुत बढ़ाया, बहुत सारे देशों में बताया 15 से 30% तक टैरिफ तो उसने लगा ही दिया है। कई देशों पर, भारत जैसे देशों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। वहीं चीन जो है उसने बाकायदा कहा है कि यदि अफ्रीकी देश जो भी हमारे साथ आयात निर्यात करते हैं उन पर हम शुल्क 0 कर दें। अब आप सोच सकते हैं कि लोग किस ढंग से चीन एग्रेसिव होकर के वैश्विक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है और एक ऐसे परफॉर्मर के रूप में आगे बढ़ रहा है जो धीरे धीरे लगता है कि अमेरिका से उसके नेतृत्व को छीन लेगा। निसंदेह एक बहुत बड़ी गलती किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, G20 के समिट में वो नहीं गए। क्या कारण होगा व्यक्तिगत कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि उसने चीन को पूरा एक स्टेज दे दिया जहां पर वह वर्ल्ड लीडर के रूप में सामने आ जाएगा। भारत है जरूर, लेकिन भारत अभी उतना शक्तिशाली इकोनॉमिक रूप से नहीं हुआ है। कोशिश भारत जरूर कर रहा है। भारत के साथ अफ्रीका देशों के संबंध अच्छे हैं। भारत के कहने पर ही अफ्रीकी संघ को 2023 में जो G20 का समिट हुआ था उसमें सदस्यता दी गई थी। तो वाजिब बात है, नैम के बहुत सारे सदस्य, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत सारे सदस्य जो भारत के लीडरशिप में एक संगठन है, उसमें अफ्रीकी देश बहुत सारे हैं। तो भारत का भी प्रभाव जरूर है, लेकिन भारत चूंकि अभी उतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो आपको पता ही है संबंध में जब अर्थ आ जाता है, यानी इकोनॉमी आ जाता है, संबंध और मजबूत हो जाता है। तो वहां पर चीन हमसे थोड़ा आगे बढ़ जाता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।